जब इनके प्रोटेस्ट देखोगे यहाँ पे भारत माता की जय और झंडे दिखेंगे इंडिया के। लद्दाख में जितनी भी गवर्नेंस है उसको चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर। महाराष्ट्र का बंदा आके बैठ रहा है लद्दाख में, उसको लद्दाख की ज्यादा प्रॉब्लम पता होगी कि लद्दाखियों को ज्यादा प्रॉब्लम पता होगी? कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हमारे पास कभी, इंडिया जब से एग्जिस्टेंस में आया है ना तब से ये तो हमारे कंट्रोल में था ही नहीं। फिर भी ये क्या रीजन है कि हम दिखाते हैं अपने मैप्स में हिमाचल यूनियन टेरिटरी रहा, पर बोल रहे थे कि हिमाचल को किससे मिलाना है, पंजाब से मिलाना है। बट यशवंत सिंह परमार ने बोला कि नहीं, इसको यूटी बना दो, और फिर वो धीरे धीरे स्ट्रगल करते रहे और स्टेटहुड तक पहुंचे। आर्टिकल 370 के बारे में सबको पता है। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, है ना। आर्टिकल 370 के तहत इनको स्पेशल स्टेटस मिलता था पूरे जम्मू एंड कश्मीर को। जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, है ना, उसके बाद क्या हुआ कि वहां का जो स्पेशल स्टेटस था वो हट गया, है ना। अब और जे.एंड.के को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया? एक जे.एंड.के वाला एरिया बना दिया गया और एक लद्दाख बना दिया गया, है ना। तो ये जो पूरा एरिया, ये जो यहां तक दिख रहा है ना पूरा कंट्रोल्ड बाय, ये सब किसके अंदर आता है? अब लद्दाख के अंदर आता है, ठीक है। एक्चुअली हम क्लेम करते हैं कि हमारा एरिया है, अक्साई चीन भी तो इन्होंने कैप्चर किया हुआ है ना। देखो ये अक्साई चीन वाला एरिया है, जिनको नहीं पता उनको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि देखो ये हमारा जे.एंड.के है, ठीक है। तो जे.एंड.के ये पूरा हमारे पास नहीं है अभी, है ना। जो हम अपने मैप में बनाते हैं इस तरीके से, ये पूरे एरिया को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ एरिया हम कंट्रोल करते हैं। कौन सा एरिया कंट्रोल कर रहे हैं हम? ये इतना एरिया हम अभी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया जो तुम्हारे को यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला है इंडिया का जो एक्चुअली कंट्रोल्ड एरिया है। ये वाला एरिया के भाई पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये वाला जब चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी तो चाइना ने इतना एरिया हमारा कैप्चर कर दिया था, ठीक है। पर फिर भी हम पूरा मैप क्यों बनाते हैं? फिर भी ना, जब हम कंट्रोल ही इतना कर रहे हैं ना, तो इंडिया के मैप में हम पूरा मैप क्यों दिखाते हैं अपना? कभी बाहर जाना ना अब्रॉड और वहां से गूगल मैप खोलना, तुम्हारे को ये इंडिया का मैप ऐसा दिखेगा ही नहीं। या तो जो भी कई बार यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं ना, वो इस एरिया को शो कर रहे तो ब्लर कर देते हैं इस एरिया को वो। मतलब ये क्यों हम ऐसा मैप बनाते हैं पूरा, रादर देन कि हम सिर्फ इतना ही मैप बनाएं जितना हम कंट्रोल कर रहे हैं? कोई बता सकता है इसके पीछे का रीजन? क्यों हम ऐसा शो करते हैं? अभी तक तो हमने इंडिया, जितने भी मैप देखे होंगे ना तुमने इंडिया में, पूरा ऐसा मैप बनाओगे, जब तुम पेपर में मैप बनाओगे ना तो भी ये पूरा मैप बना के आओगे। ऐसा मत बना देना इसको निकाल के, है ना, तो तुम्हारे काटा पड़ेगा आंसर पे। क्यों करते हैं हम ऐसा जबकि हम कंट्रोल ही नहीं कर? ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हमारे पास कभी, इंडिया जब से एग्जिस्टेंस में आया है ना तब से ये तो हमारे कंट्रोल में था ही नहीं। फिर भी ये क्या रीजन है कि हम दिखाते हैं अपने मैप्स में? फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैप मान लो अगर हम नहीं बनाते तो क्या होता? तो नहीं कर सकते थे ऑक्यूपाई। देखो एक ना चाइना की बड़ी तगड़ी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे देखो तुम। देखो अगर तुम ना खुद ही अपना मैप छोटा कर दोगे ना, तो काइंड ऑफ तुम खुद ही समझ रहे हो कि भाई क्या है, हमारा तो इतना ही एरिया है। हम जब से मैप बना रहे हैं, जितने भी मैप इंडिया में छपे हैं ना ऐसे ही छपे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एरिया है, किसी और ने कैप्चर करा है, बट एक ना एक दिन हम लेंगे। अगर हम इस मैप को ऐसा शो ना करके ऐसा मैप शो करें ना, तो हमारा खुद का ही क्लेम हट जाएगा कि भाई तुम्हारे तो कंट्री के ऑफिशियल मैप्स में ही ऐसा मैप था, तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये एरिया तुम्हारे पास तुम्हारा नहीं है। चाइना क्या करता है ना, अरुणाचल प्रदेश वाले पूरे एरिया को अपना मैप में दिखाता है हर टाइम ना, जब से वो स्टार्टिंग से ही, है ना, पूरा एरिया दिखाता है। और वो हिस्टोरिकली क्लेम कर रहा है कि हमारा एरिया है अरुणाचल प्रदेश वाला पूरा एरिया, ठीक है। वो पूरा एरिया, तिब्बत को पूरा ऐसे ही कैप्चर किया है उसने। तिब्बत उसका थोड़ी भी था, तिब्बत में तो दलाई लामा वगैरह रहते थे, है ना। दलाई लामा का था ना, दलाई लामा को भगा दिया। लहासा, कभी व्लॉग्स वगैरह देखना, लहासा के व्लॉग्स देखना, कभी तिब्बत के व्लॉग देखना, है ना। तो वो पूरा जो महल था, पाटोला पैलेस उसका नाम है, जहां पे दलाई लामा कभी रहा करते थे, है ना, किसी टाइम पे। अब वहां से वो आके कहाँ पे रहते हैं? अब वो धर्मशाला के मैक्लोडगंज वाला जो एरिया है वहां पे, है ना। चलो जी, अब देखो ये वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला एरिया अक्साई चीन हो गया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये एरिया क्या कर दिया गया? जे.एंड.के बना दिया गया। और ये लार्जर वाला एरिया क्या बना दिया गया? लद्दाख बना दिया गया। लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट्स थी पहले, अभी रिसेंटली नोटिफाई हुआ कि इसमें अलग डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। बट अभी दो डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं कौन कौन सी। कारगिल, एक तो कारगिल थी, दूसरी है लेह,
ठीक है। लेह में बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, काफी जो मेजोरिटी में है वो बुद्धिस्ट है। कारगिल में आपके मुस्लिम मेजोरिटी में है, ठीक है। जब ये बन रहा था ना प्लान, तो ये कारगिल वाले अपोज कर रहे थे कि भाई हमारे को इनके साथ जोड़ दो, ठीक है। मतलब इनने वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट, है ना। तो पर इनको ज्वाइन करा दिया गया, किसके साथ, लेह के साथ, ठीक है, सॉरी लद्दाख के साथ, है ना। ये पूरा का पूरा एरिया किसके अंदर है, लद्दाख के अंदर, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? देखो ओल्ड प्लेयर्स को तो नहीं डाउट होगा, नए वालों को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये वाला एरिया पूरा जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये लद्दाख है ना। अब इस लद्दाख में पहले दो डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, कारगिल और लेह। अब कारगिल और लेह की जगह अब अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है कि इसकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बना दी जाएंगी, जैसे द्रास हो गया आपका, कारगिल हो गया, जांस्कर, लेह, शाम, नुब्रा, है ना। इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बना दी जाएंगी, लेह को अलग अलग पार्ट्स में वो कर दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाएंगी, ठीक है। चलो जी, अब देखो आर्टिकल 370 से पहले ना इनके पास कुछ राइट्स थे, ठीक है। कोई बता सकता है कैसे राइट्स थे इनके पास, क्या राइट्स थे इनके पास? जे एंड के वाले जो कश्मीर वाले लोग हैं ना, अभी देखो इलेक्शन हो रहा है, वो हमेशा बोलते हैं कि आर्टिकल 370 जो हटाया वो गलत हटाया। तो उनको क्या राइट्स मिलते थे उसके तहत? अपना कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन तो चलो हर स्टेट को ही मिलती है, बाकी क्या ऐसे स्पेशल राइट्स थे, स्पेशल? यस, एम्प्लॉयमेंट में कुछ रिजर्वेशन मिलेगी, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट था लैंड, कि वहां पे लैंड नहीं खरीद सकता था कोई बाहर वाला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, लैंड, के बाहर से कोई लैंड नहीं खरीद पाएगा वहां पे, अगर कोई जाएगा तो लैंड नहीं खरीद पाता। आर्टिकल 370 हटा, है ना। अब देखो आर्टिकल 370 भी था, प्लस एक और चीज थी, आर्टिकल 35A, 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता था, वॉज एन आर्टिकल एम्पावर दैट एम्पावर्ड द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट, कि वहां के जो रेजिडेंट है उनको परमानेंट रेजिडेंट डिफाइन कर सकता था जो वहां पे रहते थे, ऑफ द स्टेट, एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट एंड प्रिविलेजेस टू देम। तो आर्टिकल 35A को भी खत्म कर दिया गया, आर्टिकल 370 को भी खत्म कर दिया गया। तो 35A इनको प्रोवाइड करता था कैसे कैसे राइट, कुछ स्पेशल परमानेंट रेजिडेंट बनाए जाएंगे, वहां के जो लोग होंगे उनको क्या बोला जाएगा, परमानेंट रेजिडेंट, और उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशल राइट एंड प्रिविलेजेस। कैसे कैसे प्रिविलेजेस दिए जाएंगे भाई उनको? राइट टू ओन प्रॉपर्टी, है ना, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और राइट टू अवेल स्टेट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स, कि उनके पास ये राइट्स थे। और ये राइट्स ना जो इनके पास हैं वॉज नॉट अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन इन जनरल। तो इंडियन सिटीजन के पास ये राइट्स नहीं थे पहले। कैसे कैसे राइट्स? इंप्लॉयमेंट के, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये प्रॉपर्टी वाला राइट। हिमाचल में अगर बाहर के उसने खरीदनी हो जमीन तो खरीद सकता है वो, उत्तराखंड में खरीद सकता है, उत्तराखंड में, हिमाचल में भी कुछ एक्ट है हमारा, है ना, जिसके तहत नहीं खरीद पाता। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए खरीद कर सकते हो आप ट्रांसफर लैंड, है ना। ये आप मेंस में जब देखोगे तब पढ़ोगे। अब देखो लैंड, लैंड पे अगर राइट मिल जाए ना तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर बाहर से आके कोई लैंड खरीद ले हिमाचल में, तो हिमाचलियों को लॉन्ग टर्म में क्या चेंज होगा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी तो रिप्रेजेंटेशन विद टाइम क्या हो जाएगी? हिमाचलीज हिमाचल में माइनॉरिटी, हिमाचल सारे यूपी बिहार और इन साइड के लोग अगर आके सेटल होने लग गए, या दिल्ली महाराष्ट्र के लोग सेटल होने लग गए, तो हिमाचल में हिमाचल माइनॉरिटी, हिमाचलीज माइनॉरिटी में चले जाएंगे। फिर वो भी क्या करेंगे, अपने राइट्स की मांग करेंगे, नहीं हिमाचल फॉर हिमाचलीज होना चाहिए। अभी चल रहा है ना हिमाचल में भी कई कई जगह पे, देखो शिमला में कुछ टाइम पहले ना वाटर क्राइसिस आई, कि वाटर ही नहीं था टूरिस्ट के लिए, लोगों ने हड़ताल मचा दी कि टूरिस्ट बंद हो जाएंगे, हमारे को खुद पानी नहीं मिल रहा है। तो लोग जहां के होते हैं ना उनको वो समझते हैं कि हमारा राइट है। ऐसे तो इंडिया में कहीं भी जा सकते हो आप, कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, है ना। बट वही है कि शिमला में अभी देखो वो विवाद चला हुआ है ना, वो मस्जिद विवाद चला हुआ है ना। उसमें भी किसकी बात हो रही है? डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है ना। तो जो जहां के लोग होते हैं लॉन्ग टर्म में अगर डेमोग्राफी चेंज होगी तो वहां के लोग माइनॉरिटी में भी जा सकते हैं। अब देखो आर्टिकल 35A हटा, आर्टिकल 370 भी हटा, है ना। जे एंड के को तो यूटी बना दिया, इसको भी यूटी बना दिया गया। यहाँ पे वहां पे तो चलो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, इलेक्शंस होंगे, बट यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की कोई बात नहीं हुई कि भाई यहाँ पे विधानसभा नहीं गठित की गई। अब जो लद्दाख था ना, लद्दाख में
पहले रिप्रेजेंटेशन होता था जे एंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में, अब इनके पास रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है ना। दूसरी बात है कि यहाँ पे लद्दाख में जितनी भी गवर्नेंस है उसको चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर, महाराष्ट्र का बंदा आके बैठ रहा है लद्दाख में। उसको लद्दाख की ज्यादा प्रॉब्लम पता होगी कि लद्दाखियों को ज्यादा प्रॉब्लम पता होगी? देखो हिमाचल में विधानसभा है ना, तो आईएएस ऑफिसर चाहे पूरे इंडिया में कहीं का भी हो, किसकी सुननी पड़ती है? सुक्खू की सुननी पड़ेगी या जयराम जी की सुननी पड़ेगी? इनकी सुननी पड़ेगी ना, इन्हीं के अंडर चलेगी गवर्नमेंट, क्योंकि वो वहां के लोग हैं। तो अब जैसी पॉलिसीज वो चाहते हैं वैसी पॉलिसीज वहां पे हो सकती हैं। बट लद्दाख में क्या प्रॉब्लम आ रही है विद टाइम, कि अब उनके पास रिप्रेजेंटेशन भी नहीं बची। आर्टिकल 35A हट गया, 370 भी हट गया। अब देखो यहाँ पे आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लद्दाख को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब देखो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ले एंड कारगिल को बनाया गया, जिसको लिमिटेड पावर्स दी गई है ना। एक बॉडी वहां पे बनाई गई, उसका नाम रखा गया लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ले एंड कारगिल, जिसको लिमिटेड पावर्स दी गई। अब देखो बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लद्दाख के पास रिप्रेजेंटेशन थी कहां पे? 4 मेंबर्स इनके जे एंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते थे और 2 मेंबर्स इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते थे। ठीक है, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, डबल हाउस है वहां पे, है ना, अलग। तो जे एंड के वॉज वन ऑफ देम। जे एंड के ये आर्टिकल 378 था, यहाँ पे भी गया। इनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी थी? 4 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में होते थे, इनकी बात रखने के लिए कोई था? 2 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते थे, तो लोग टोटल 6 मेंबर्स जाते थे इनके वहां पे उनकी बातों को रखने। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 37 थी ना, लद्दाखीज वर हैप्पी बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन होती थी पहले, क्योंकि सारी की सारी जो पॉलिटिक्स थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो कश्मीर सेंट्रिक थी, सारा फंड वहीं पे आता था और इनकी बात नहीं सुनी जाती थी। इनने सोचा कि भाई बढ़िया हुआ कि हम वहां से अलग हो रहे हैं, अब हमारे हम अपने एरिया में डेवलपमेंट वगैरह ये सारी चीजें बढ़िया से कर पाएंगे। बट लेटर लद्दाखीज वरी करने लग गए, क्योंकि अब ओपन हो गया एरिया, 35A के तहत भी प्रोटेक्शन गई। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहां पे बाहर से लोग आ रहे हैं, होटल्स वगैरह वो चला रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पे इंडस्ट्री आ रही है। अब इंडस्ट्री आ रही है ना, तो इंडस्ट्री से क्या प्रॉब्लम है लद्दाख को? फ्रेजाइल, हिमालयाज है भाई, फ्रेजाइल है। जोशीमठ देखो, जोशीमठ में डेवलपमेंट्स हुई, कंस्ट्रक्शन हुई, आज की डेट में जोशीमठ धस रहा है प्रॉपर। वहां पे लोगों के घरों में क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वो एरिया धस रहा है ना। तो इस हिमाचल का इकोसिस्टम बड़ा फ्रेजाइल है, थोड़ा सा छेड़ोगे ना तो वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे को बहुत ज्यादा हार्म करेगा, है ना, तुम्हारे को भी और खुद को भी, है ना। पूरा इकोसिस्टम फ्रेजाइल है भाई वहां का। अब देखो ये लो, इनको प्रॉब्लम क्या हुई कि ओपनिंग ऑफ द रीजन फॉर नॉन लोकल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वुड इम्पैक्ट रीजनल डेमोग्राफी। तो रीजनल डेमोग्राफी विद टाइम चेंज, लद्दाख में लद्दाखी ही क्या हो जाएंगे विद टाइम? माइनॉरिटी में चले जाएंगे। अब इवेंचुअली लीडिंग टू द एलियनेशन एंड लॉस ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। और एडिशनल फैक्टर्स भी वहां पे थे पिछले साल, इसी साल की बात है ये, है ना, इसी साल हुआ ये सब कुछ। जॉब क्राइसिस भी है, जॉब क्राइसिस तो पूरे इंडिया में है, वहां पे जॉब्स नहीं मिल रही है। दूसरा है लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे होने से यहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट होती है कि भाई लॉन्ग टर्म में तो हमारे को लॉस है। देखो हिमाचल में ना जितने भी कॉलेजेस है ना, मान लो प्राइवेट कॉलेजेस, वहां पे जो प्रोफेसर वगैरह होंगे मेन पोजीशन पे, या एम्स की बात ले लो तुम, एम्स बिलासपुर, पता है तुम्हारे को एम्स बिलासपुर के बारे में? एम्स बिलासपुर में ना, बिलासपुर के लोग कितने होंगे अच्छी पोजीशंस पे? हो सकता है कि हों, पर नहीं होंगे ज्यादा। मैक्सिमम लोग कहाँ होंगे? या तो सिक्योरिटी गार्ड होंगे, है ना, या तो फिर आपके जो सैनिटरी हेल्प होती है उसमें होंगे, है ना, या क्लास 3 क्लास 4 ये जॉब्स जो होती हैं, है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या ऐसे बेसिस पे आती हैं। तो वहां के लोगों को फायदा तो हुआ, बट अल्टीमेटली वहां पे रूल उस टाइप पे कौन कर रहा है? उनको तो मीनियल जॉब्स ही मिली ना अल्टीमेटली। है हिमाचल में एम्स बन रहा है, बट लोग बाहर के आके वहां पे वो पूरा को वो कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे भी जब इंडस्ट्रीज आएंगी ना, तो यहाँ के लोगों के पास क्या, सिक्योरिटी गार्ड इन सब की जॉब्स होंगी, है ना, ज्यादा कोई ऐसी जॉब होंगी नहीं। अब लॉन्ग टर्म में इनको ये प्रॉब्लम है कि भाई ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाई कि भाई हमारे को प्रोटेक्शन मिल सके। अब इन्होंने पूरा संविधान वगैरह देखा, अब इनको मिला 6 शेड्यूल, कि भाई 6 शेड्यूल अगर हमारे को मिल जाए ना तो हमारे को कुछ प्रोटेक्शन मिल सकती है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा बहुत आ रहा है ना समझ में ये सारी चीजें। अब देखो क्या चीज है, ये मैंने तुम्हारे को बता दिया, आर्टिकल 35A भी बता दिया है। अब इनके इसी साल स्टार्टिंग में क्या हुआ, ले चलो प्रोटेस्ट हुए, जहां पे इन्होंने डिमांड करा कि भाई हमारे को फुल स्टेटहुड दिया जाए। हिमाचल यूनियन टेरिटरी रहा कुछ टाइम के लिए, है ना, हिमाचल यूनियन टेरिटरी रहा, पर बोल रहे थे कि हिमाचल को किससे मिलाना है?
पंजाब से मिलाना है, बट यशवंत सिंह परमार ने बोला कि नहीं, इसको यूटी बना दो, और फिर वो धीरे धीरे स्ट्रगल करते रहे और स्टेटहुड तक पहुंचे। क्योंकि अल्टीमेटली स्टेटहुड जब मिलता है ना, तभी स्टेट के लोगों के पास राइट आता है ना। तो ये भी किसकी डिमांड कर रहे हैं अब कि हमारे को फुल स्टेटहुड दिया जाए ताकि हमारा ही सीएम हो और पूरा का पूरा हम ही कंट्रोल करें इस रीजन को। प्लस इंक्लूजन इन द सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करना है। सिक्स शेड्यूल में देखेंगे क्या क्या चीजें होती है ना, टू सेफगार्ड लैंड, कल्चर, लैंग्वेज एंड एनवायरमेंट, इन सारी चीजों को वो करना है। अब देखो यहां पे दो बॉडीज इंपॉर्टेंट है, एक है ले अपेक्स बॉडी LAB जिसको बोला जाता है, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले लेह चलो प्रोटेस्ट स्टार्ट करे थे, फिर उन्होंने अनशन पे भी बैठे थे, ये सोनम वांगचुक है ना, फिर इनकी डिमांड्स नहीं पूरी करी, अब ये दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराए थे। ये जो दो बॉडी है, अलायंस ऑफ सिविल सोसाइटी, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अलायंस है। ये दो बॉडी है, लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। मूवमेंट बैक्ड बाय सोनम वांगचुक, ठीक है। इन ये सोनम वांगचुक है, इन्होंने फास्ट अनटू डेथ भी करा था, 21 डे का फास्ट करा था इन्होंने। 21 डेज ही क्यों चुने इन्होंने कि 21 दिन का फास्ट करेंगे? 22 का भी तो हो सकता था, 30 का भी तो हो सकता था, या 19 का भी तो हो सकता था। 21 दिन ही क्यों? इसके पीछे भी एक सिंबॉलिक रीजन है। ये किसका हथियार था? हिस्ट्री में जाओ तो अनशन गांधी जी का। तो गांधी जी का जो लॉन्गेस्ट रहा है ना अभी तक, वो 21 दिन रहा है। तो 21 दिन का उनसे इंस्पिरेशन लेके, भाई हम महात्मा गांधी से इंस्पिरेशन लेते हैं और हम शांतिपूर्ण वो करेंगे। इनको भी पता है कि अगर ये अगेंस्ट हो जाएंगे ना, जैसे ये खालिस्तानी मूवमेंट है, ये थोड़ी अगेंस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो इनका रिप्रेशन होता है। इन्होंने, जब इनके प्रोटेस्ट देखोगे यहाँ पे भारत माता की जय और झंडे दिखेंगे इंडिया के ही, है ना, तो ये इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। तो गांधीयन, अगर तुम्हारे को आए ना कि इज गांधी रेलेवेंट टुडे, ऐसा क्वेश्चन आए, तो उसमें यस, क्योंकि आज भी जो प्रोटेस्ट है जो शांतिपूर्ण हो रहे हैं, वो कहां से इंस्पिरेशन लेते हैं? गांधी से, ठीक है। तो गांधी से इनने इंस्पिरेशन लेके फास्ट अनटू दैट करा, है ना। 21 डेज का फास्ट पूरा हो, फिर इस तरह से फास्ट चला रहा, नहीं दिया गया इनको स्टेटस, है ना। पर देख लो इनकी मेन डिमांड्स है क्या क्या। मेन डिमांड्स है कि भाई फुल फ्लेज्ड हमारे को लेजिस्लेचर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए जाए सिक्स शेड्यूल के अंदर, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग देनी है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग देनी है। अब तो डिस्ट्रिक्ट ही अलग अलग हो गई, अब इनकी मांग थोड़ी ऑल्टर हो जाएगी इस हिसाब से। जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स ये मांग रहे हैं, और स्पेशल स्टेटस टू लद्दाख ऑन द लाइंस ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेशल स्टेटस की भी मांग कर रहे हैं ये, ठीक है, कि भाई यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है तो हमारे को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। अब देखो सिक्स शेड्यूल है क्या, ये सिक्स शेड्यूल मांग क्यों रहे हैं, क्या इनको राइट्स मिलेंगे इसके अंदर, उनके बारे में देखते हैं हम। सिक्स शेड्यूल अंडर 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 244, ये लिख लो कि सिक्स शेड्यूल की जो बात होती है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होती है? 244 आर्टिकल के अंतर्गत यहाँ पे बात होती है। और ये चीज याद रखना कि जो न्यूज में आर्टिकल्स होंगे उन पे स्टार लगा के उनको याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आता है। प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ऑटोनोमस डिविजन्स बोला जाएगा जिनको कहा जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो सिक्स शेड्यूल किसकी बात करता है? आपकी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करता है भाई। सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत क्या बनाया जाता है बोलो? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाया जाता है, जिसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं? कुछ लेजिस्लेटिव पावर होती हैं, कुछ जुडिशियल पावर होती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है विद इन द स्टेट, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? सिक्स शेड्यूल में ऐड करने की। अगर सिक्स शेड्यूल में ऐड होते हैं तो इस यूनियन टेरिटरी के पास, लद्दाख के पास पावर आ जाएगी कि वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में छोटी छोटी काउंसिल बना सके, जहां का एरिया इनको लग रहा है कि फ्रेजाइल एरिया है, उस एरिया में काउंसिल्स बनेंगी, और उस काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव पावर भी होगी, मतलब लॉ बनाने की पावर। तो उस एरिया से रिगार्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट जिस एरिया में जिस एरिया की ये बॉडी होगी, उस एरिया के रिगार्डिंग ये लॉ भी बना सकते हैं। जुडिशियल पावर का क्या मतलब हो गया कि सजा का प्रावधान अगर कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कि उस एरिया को भी यही क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। अब देखो अभी प्रेजेंटली सिक्स शेड्यूल कहां पे लगा हुआ है, कौन सी स्टेट्स हैं? इसके लिए ना एक ट्रिक होती है सिक्स शेड्यूल के लिए, याद रखना, ATM स्क्वायर विद नो मनी, ठीक है। ये लिख लो अपने पास ट्रिक। ए का मतलब बना असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन कौन सी होती है सिक्स शेड्यूल में?
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। विद नो मनी का मतलब है मणिपुर इसमें इंक्लूड नहीं है। नो, क्योंकि अब एम एम से तीन वो चीज आती है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, है ना। ये सारी चीजें, तो नो मनी, ये चीज याद रखना, मतलब मणिपुर इंक्लूड नहीं है। असम भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, और मेघालय भी है, बट मणिपुर नहीं है। तो इन स्टेट्स में, ये जो स्टेट्स हैं आपकी, यहां पे ये 6 शेड्यूल दिया गया है, मतलब इन स्टेट्स में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन सकती है। ठीक है। 6 शेड्यूल क्या कौन से आर्टिकल में आता है बताओ? आर्टिकल 244 में इसका मेंशन है, और इसके तहत क्या होता है कि क्या बनाई जा सकती है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं, जिसको कुछ पावर्स होंगी। कैसी कैसी पावर? कुछ लेजिस्लेटिव, कुछ जुडिशियल, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगी, है ना। चलो, अब ये स्टेट्स हैं देखो। 6 शेड्यूल अप्लाइज टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम। मेघालय मिजोरम में 3 काउंसिल्स बनाई गई हैं, मतलब इन स्टेट्स में 3 3 काउंसिल्स हैं ऐसी, और त्रिपुरा में सिर्फ एक ही काउंसिल है ऐसी। ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल असम, मेघालय और मिजोरम में 3 है, और त्रिपुरा में एक है अभी। ठीक है। अब ये जो एडीसीज होते हैं, इनके लगभग 30 मेंबर्स होते हैं जनरली, 30 मेंबर होते हैं, और इनका टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है ना। 5 ईयर का टेन्योर होता है, और इनके पास पावर है कि ये लॉज बना सकती हैं, किन किन से रिलेटेड? लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब समझ आ रहा है क्यों चाह रहा है लद्दाख ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को? क्योंकि उनको प्रॉब्लम क्या है कि बाहर के लोग लैंड पे आके सेटल हो जा रहे हैं। अब एडीसीज बनेगी तो इनको क्या मिल जाएगा? राइट, किसके किसके रिगार्डिंग? लैंड, वाटर, एग्रीकल्चर, इन चीजों से रिलेटेड। लद्दाख ना क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है? वहां पे ना वाटर की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, वाटर की प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है? ये वांगचुक, देखो मूवी बनी है ना 3 इडियट्स, इन्हीं पे बनी है वो 3 इडियट्स मूवी, जो फास्ट अंटिल डेथ है जिनका, है ना। सोनम वांगचुक, वो फुनसुक वांगडू जो था उस मूवी में 3 इडियट्स में, वो इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके था। तो ये थोड़ा कैसा बंदा है? थोड़ा दिमागी बंदा है। तो इन्होंने ना एक इन्वेंशन करी है, जिस वजह से लद्दाख की वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, वहां के लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो क्या हो रहा है उससे? कि सर्दियों में तो पानी आ रहा है, बट गर्मियों के लिए बर्फ सारी खत्म। तो अब गर्मियों के लिए बर्फ खत्म तो पानी खत्म इन एरियाज में, है ना। तो उसके लिए इन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट बनाया है, उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा है इन्होंने आइस स्तूपा। आइस आइस स्तूपा का कॉन्सेप्ट। आइस स्तूपा के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं? ये एक फ्रेम बनाते हैं, ये पाइप लगाते हैं यहां से, और एक पेड़ की तरह फ्रेम बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब इनके थ्रू क्या होता है कि पानी इनको प्रोवाइड किया जाता है ना, और रात को यहाँ पे पानी चलाया जाता है, ठीक है, जब सर्दियां होती हैं। अब जैसे ही इनमें से पानी जाएगा ना, और स्प्रिंकल होता है ये पानी ऐसे पूरे एरिया में। अब तुम्हारे को पता है, जो लद्दाख वाला एरिया, ठंड वाला एरिया, रात को फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, तो जैसे ही पानी ना धीरे धीरे फ्रीज होता रहता है, और ये पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा का पूरा किससे भर जाएगा? ये पूरा का पूरा एक आइस का वो बन जाएगा, कोन टाइप का। ठीक है। तो आइस के कोन को इन्होंने क्या बोला? आइस स्तूपा बोला। स्तूपा बुद्धिस्ट के होते हैं, जहां पे बुद्धिस्ट के थोड़े रेलिक्स वगैरह रखे जाते हैं, दबाया जाता है, उनको स्तूपा बुलाते हैं। जैसे सांची स्तूप है हमारा, है ना, स्तूपा है। तो इस तरीके से आइस स्तूपास बनाए हैं, एक नहीं बनाया है ये बहुत सारे बनाए हैं एक जगह, बहुत सारे। सर्च करना नेट पे ना इसकी इमेज, इस तरह से बहुत सारे स्तूपास होंगे ये। अब क्या होगा कि इस एरिया में पहले सिर्फ नीचे बर्फ रहती, अब इस एरिया में बहुत सारे आपने क्या कर दिए? कोन्स बना दिए, तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया। मतलब अगर साथ वाली आपकी वो पिघल भी गई ना बर्फ, तो यहां पे बर्फ रहती है। तो इन बर्फ से क्या होता है? गर्मियों में थोड़ा इनको पानी मिल जाता है, जब ये पिघलती है ये वाली बर्फ धीरे धीरे, है ना, तो इनको पानी मिल जाता है। तो ये इन्वेंशन करी है किसने? आपके सोनम वांगचुक ने। तो पानी की प्रॉब्लम है, तो ये बोल रहे हैं भाई बाहर से लोग आएंगे तो पानी की प्रॉब्लम, पानी की शॉर्टेज को कैसे करेंगे मैनेज? बाहर के लोग तो आएंगे, यहाँ का पानी पुनी इकोसिस्टम खत्म करके वापस चले जाएंगे, है ना, और अल्टीमेटली हमारे को भुगतना पड़ेगा उसका वो। अब देखो, ये एग्रीकल्चर, लैंड, टाउन प्लानिंग, इनहेरिटेंस राइट सब होते हैं इनके पास, एडीसीज के पास। एक्सेप्शन देखो यहाँ पे, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है आपकी असम की, उसमें 40 मेंबर है। जनरली कितने होते हैं इसमें?
30 मेंबर होते हैं, बट जो बोडोलैंड काउंसिल है, असम की 3 काउंसिल्स है ना असम में भी, उसमें से जो बोडोलैंड है वहां पे 40 मेंबर्स हैं। इनके पास राइट्स हैं कि 39 इश्यूज पे ये क्या बना सकते हैं, 39 इश्यूज पे क्या किया जा सकता है, इनके द्वारा लॉज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ 6 शेड्यूल के तहत क्या होता है। 6 शेड्यूल के तहत क्या बनाई जाती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं, जिनके कितने मेंबर्स होते हैं, लगभग अप टू 30 मेंबर्स होते हैं, 5 साल का टेन्योर होता है, और उनके पास पावर होती है कि लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड और इन सारी चीजों से रिलेटेड क्या बना सकते हैं, वो लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। चलो जी, अब आप लोग मेरे को बताओ ना कि इनको ना 6 शेड्यूल दे देना चाहिए क्या, इतने ज्यादा ये डिमांड कर रहे हैं 6 शेड्यूल की, तो क्या प्रॉब्लम है, सेंटर क्यों नहीं दे रही। बहुत टाइम से ये मांग कर रहे हैं 6 शेड्यूल की, तो क्यों नहीं दे रही इनको सेंटर 6 शेड्यूल। और अगर इनको दे दिया जाए तो तुम्हारे को पता ही है फायदा क्या क्या होगा, बता दो क्या फायदा होगा अगर इनको दे दिया जाएगा। देखो फर्स्ट है, ये देखो पॉजिटिव पॉइंट्स देखो, कि फर्स्ट है कि वो क्या कर पाएंगे, अपना इकोसिस्टम को कंजर्व कर पाएंगे। और क्या होगा दूसरा पॉइंट, हाँ लोकल पीपल को राइट्स मिलेंगे। ठीक है, और क्या होगा थर्ड, हाँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स थोड़े बहुत होंगे इनको, है ना। और देखो ये सारी चीजें ना, यही आंसर राइटिंग है, यही चीजें आएंगी, है ना। लद्दाख इशू, कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को सेव कर पाएंगे। और क्या हो सकता है, थोड़ा थोड़ा ना लिखते रहो ये पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स अभी ऐसे बोल रहे हैं क्लास में, हम यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखे तो भूल जाओगे। क्या क्या और क्या हो सकता है, और क्या फायदा हो सकता है इस चीज का, हाँ उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना, चलो यही है कल्चरल आइडेंटिटी और ये सारी चीजें, इकोसिस्टम वगैरह, इन सारी चीजों को बचा पाएंगे वो। ठीक है, अपने राइट्स मिल पाएंगे। हाँ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद आ रहा था, कि लोग अपनी ही कंट्री में एलियनेटेड फील नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी कंट्री में हम जुड़े इंडिया के साथ, है ना, और इंडिया हमारे साथ परायों की तरह सौतेला व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है। अगर स्टेट अपने सिटीजन्स की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करती है ना, तो फिर अलग प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। जैसे कि नक्सलिज्म, नक्सलिज्म जो क्रिएट हुआ ना, वो स्टेट का भी रोल है उसमें, कि स्टेट ने उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं करा, लैंड रिफॉर्म अच्छी तरह से इंप्लीमेंट ही नहीं हुए, तो फिर नक्सलाइट मूवमेंट चली, है ना। उन्होंने सोचा कि भाई स्टेट तो वो है ना, दुश्मन है हमारी। तो अगर इनके उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा ना, फिर ये लोग वायलेंट वो भी कर सकते हैं, है ना। अगर वायलेंट रूप लेंगे फिर स्टेट सप्रेस करेगी, फिर स्टेट सप्रेस करेगी, क्या पता एक और ही मूवमेंट चल जाए। तो इनको एलियनेटेड फील नहीं होगा अगर इनके राइट्स को बढ़िया वो करेंगे। और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, अगर इनको अगर ये सब पॉइंट्स हैं ही, तो क्यों नहीं दे रही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे, क्योंकि ये है बॉर्डर एरियाज, है ना, बॉर्डर एरिया है लद्दाख। और वैसे भी ये लद्दाख और ये चाइना वाला के साथ बड़ा ही ज्यादा चला हुआ है हमारा, इंडिया और चाइना का चला है ना बहुत ज्यादा। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो क्या दे दो ना इनको, 6 शेड्यूल ही तो देना है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी 6 शेड्यूल देके। हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज होंगे, और जैसे इनके पास राइट्स हैं, लैंड के राइट्स आ जाएंगे वो। अब देखो जैसे इंडस्ट्री बनानी है ना इंडिया में, तो टफ है एरियाज में, क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंसेस लो इतनी ज्यादा वो। अब भाई बॉर्डर पे अगर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, यूटी है, यूटी पे सीधे किसका पावर चलेगी, सेंटर की पावर। तो यहाँ पे अगर फोर्सेस को एकदम से डिप्लॉय कराना है, कोई कुछ चीज भी करानी है, तो इजीली कराई जा सकती है। यहाँ पे मल्टीपल लाइंस बन जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि भाई इससे पूछो उससे पूछो, है ना। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में जाते जी ये कहाँ बनेगा जी, फलाने ऑफिस में बनेगा, फिर उधर घूमो इधर घूमो, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स है ना। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखो इसका एक और नेगेटिव इंपैक्ट पता क्या हो सकता है, कि अगर इसको दे दिया जाए ना, तो बाकी स्टेट्स भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड करेंगी, हिमाचल में भी डिमांड तेज हो जाएगी, है ना। अलग स्टेट्स में यही क्यों, इसी को ही दे रहे हो तो हमारे को भी दो। अब नॉर्थ ईस्ट में ऐसी स्टेट्स भी जहां पे 100% ट्राइबल पॉपुलेशन है, बट फिर भी उनको 6 शेड्यूल में इंक्लूड नहीं करा गया है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया तो है, बट जरूरी नहीं है कि 100% पॉपुलेशन को फिर भी। और क्या रीजन और क्या वो हो सकता है, देखो ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, और साथ में कुछ और फैक्ट्स हैं जिनको तुम्हारे को देखना जरूरी है। देखो एक तो देखो स्कोप, देखो
नो रीजन आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल, ठीक है। इनफैक्ट इवन मणिपुर विच हैज प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन इन सम प्लेसेस द ऑटोनोमस काउंसिल आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिक्स्थ शेड्यूल, तो उनको भी नहीं किया गया है इंक्लूड। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है विच इज टोटली ट्राइबल पॉपुलेशन, वहां वो भी नहीं है इंक्लूडेड आपके सिक्स शेड्यूल में, है ना। तो अब एक कॉन्स्टिट्यूशन ने वैसे ही क्लियर बता के रखा है कि भाई आपका जो सिक्स शेड्यूल है ना वो नॉर्थ ईस्ट के लिए ही है बस, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले बोला गया है। फॉर ट्राइबल एरिया इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री देयर इज फिफ्थ शेड्यूल। तो अगर ऐसे फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं सारे के सारे अदर जितने भी ट्राइबल्स एरियाज होते हैं, सिक्स फिफ्थ शेड्यूल के थ्रू इनको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। गवर्नर के पास कुछ राइट्स दिए जाते हैं कि भाई जो भी लॉज हों जो बने इंडियन के लिए, इंडियंस के लिए, मतलब इंडिया के लिए एज अ होल, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की जाए जब उनको ट्राइबल एरियाज में लगा लागू किया जाए, ठीक है, ये राइट्स होता है। जैसे पेसा एक्ट आया था, है ना, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के लिए अमेंडमेंट्स कर दी गई, बट उनको जब लागू किया गया ट्राइबल एरियाज में तो पेसा एक्ट अलग से बनाना पड़ा कि भाई उनको इन एरियाज में भी अप्लाई करना है हमारे को, ठीक है, विद मॉडिफिकेशंस। अब देखो सो लद्दाख इंक्लूजन इन द सिक्स्थ शेड्यूल वुड बी डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके पीछे ना एक और स्ट्रेटेजिक रीजन है ना, जो एक और देखो तुम, एक और पॉइंट देखो तुम, है ना, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। पाकिस्तान ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था ये पूरा का पूरा। इसमें से ये वाला पार्ट जो तुम देख रहे हो ना, इसका नाम है साक्सचाम वैली। इसका नाम क्या है, ये जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है तुम्हारे को, साक्सचाम वैली बोला जाता है इसको, इस एरिया को, ये इतना सा एरिया, ये देखो, दिस इज द टेरिटरी विच वॉज सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान इन 1963। तो 1963 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ये गिफ्ट कर दी किसको, चाइना को। तो चाइना उस टाइम तो चाइना सोचा कि भाई यार अब बर्फ वाला एरिया है, गिफ्ट कोई दे रहा है ले लो, है ना। पर चाइना को था कि भाई कभी ना ये एरिया हमारे को हेल्प तो जरूर करेगा, ठीक है, कि ये बर्फ वाला एरिया क्या ही करेंगे इसका हम, है ना। तो अब ये एरिया जो है ना आज की डेट में ना चाइना के लिए बहुत यूजफुल है। 1963 में दिया था, चाइना कब यूज कर रहा है आज, अभी देखो कैसे यूज कर रहा है। देखो आज की डेट की जो ये वाला एरिया है ना, वो वाला याद रखना, ये वाला एरिया आज की डेट ना, आज की दुनिया ना किसकी तरफ मूव कर रही है, क्या चल रहा है, सेमीकंडक्टर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं आज की डेट में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ना, सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका फ्रेश वाटर और दूसरा होता है सैंड। रॉ मटेरियल है ये, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, फ्रेश वाटर और सैंड, है ना। सैंड भी जिससे आप वो निकाल सको, ठीक है, सिलिकॉन वाला वो चीजें निकाल, इसमें हम साइंस की डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेश वाटर और सैंड। तो चाइना का प्लान है, देखो चाइना ने ना अपनी जितनी भी रिवर्स है ना वो सारी पॉल्यूट कर दी हैं, क्योंकि चाइना में इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, सारा का सारा एफ्लुएंट कहाँ जाता है, रिवर्स में, ठीक है, वो सारी की सारी रिवर्स हो गई पॉल्यूट, है ना, वहां पे। अब उसके पास है फ्रेश वाटर की कमी, बट उसको क्या बनना है, हब बनना है पूरे वर्ल्ड में कि सिलिकॉन यहीं से मैन्युफैक्चर होके जाए, है ना। जितने भी ये जो चिप्स लग रही हैं आपकी, क्वालकॉम की चिप लग रही है, एप्पल की बायोनिक चिप आ रही है, वो किस पे बन रही है, वो सिलिकॉन बेस्ड है ना, सारा का सारा मटेरियल, चिप्स जितनी बन रही है। आज की डेट में सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है सबसे ज्यादा, कौन से एरिया में होती है, चाइना में होती है, ताइवान, ठीक है। ताइवान कहाँ है, इस जगह यही है ना ताइवान, है ना, ये वाली जगह है, इसको है ताइवान। अब ताइवान चाइना बोलता है कि हमारा ही पार्ट है, चाइना की पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी के तहत क्या बोलता है कि ताइवान तो हमारा ही पार्ट है। एक्चुअली यहाँ पे लड़ाई हुई थी चाइना में ना, तो चाइना की जो एक दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हुई थी, समझ लो एक पार्टी को बिल्कुल खदेड़ के बाहर निकाल दिया गया, और वो पार्टी आज की डेट में कहाँ है, ताइवान। ताइवान को पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती, ताइवान को बहुत कम कंट्रीज हैं जो रिकॉग्नाइज करती है कि इंडिपेंडेंट कंट्री है। चाइना बोलता है ये तो हमारा ही पार्ट है, और ताइवान को घुटनों पे लाने के लिए इसको क्या चाहिए, कि सेमीकंडक्टर्स बनाए जाए। तो ये पूरे वर्ल्ड में चाह रहा है कि जितने भी फोन्स और जितना भी सब कुछ बने, हमारी चिप्स उसमें लगे, ठीक है, वर्ल्ड का हब बने। अब रॉ मटेरियल फ्रेश वाटर और सैंड, रिवर हो गई पॉल्यूट, है ना, गिफ्ट मिला था बहुत टाइम पहले, यहां से फ्रेश वाटर आएगा, टकला मकान डेजर्ट है, यहां से सैंड आएगा, और यहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट होगी सिलिकॉन वेफर्स मैन्युफैक्चरिंग की।
ये चीजें हो रही है, यहाँ पे लग चुका है प्लांट, काम चालू हो चुका है, ठीक है। अब विद टाइम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर से फ्रेश वाटर निकलेगा, फ्रेश वाटर को यूज करेगा चाइना, यहाँ पे बिल्कुल सिलिकॉन वेफर्स बनाएगा, ठीक है। ये इस तरह से सिलिकॉन वेफर्स होते हैं, ये आपका बेस की तरह वर्क करता है, जिसपे आगे आपकी जितने भी चिप्स वगैरह बनती है ना, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग वहां पे स्टार्ट हो रही है, हो चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट भी क्या चाह रही है कि भाई ये जो फ्रेश वाटर है ये कभी पिघलेगा, हमारी साइड भी तो कुछ आएगा, इसका थोड़ा हम भी फायदा उठाएं। तो वहां पे जाके इंडस्ट्री सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी सिलिकॉन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। ये लोग लद्दाखीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे को नहीं चाहिए इंडस्ट्री, है ना। पर आज की डेट में है ऐसे कि एनवायरनमेंट को बिना डैमेज करे भी आप कर सकते हो, इंडस्ट्रीज को चला सकते हो, ऐसे हैं आज के पास, हमारे पास टेक्नोलॉजीज। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई ये तो बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया है, ऊपर इन्होंने तो अपना काम चला दिया, बट हम भी तो कुछ फायदा उठाएं, हम भी तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज ला सकते हैं ना, है ना। सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे को भी तो चाहिए भाई, एआई की दुनिया में हमको भी तो कुछ करना है। तो एक ये रीजन है सिलिकॉन वेफर्स, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, कभी आंसर लिखना हो तो ये पॉइंट भी इंक्लूड करना। तो ये हमने पूरा का पूरा इशू पढ़ा लद्दाख वाला।